नमस्कार, मैं सुबोध पांडे हिंदी एडुकेशनल चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कहानीकार व उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित मंत्र कहानी के शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने मंत्र कहानी को 3 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में मैंने मंत्र कहानी का मूल भाव या सार या सारांश या कथानक को प्रस्तुत किया है, जबकि दूसरे भाग में मैंने मंत्र कहानी का उद्देश्य या संदेश को प्रस्तुत किया है। और अब मैं तीसरे भाग यानी अंतिम भाग में मंत्र कहानी का नामकरण या शीर्षक की सार्थकता को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। कहानी सम्राट व उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का सामान्य परिचय उनके द्वारा रचित 2 बैलों की कथा कहानी पर वीडियो बनाते वक्त मैं दे चुका हूं। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे उनका सामान्य साहित्यिक परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। यही नहीं, यदि आप उनकी अन्य रचनाओं पर बने हुए वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। आप अपनी सुविधा के अनुसार उसे देख सकते हैं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष पार्ट 3 वीडियो के रूप में आपके समक्ष मुंशी प्रेमचंद कृत मंत्र कहानी के शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद कृत मंत्र कहानी का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता। शीर्षक या जिसे हम लोग नामकरण भी कहते हैं, किसी भी रचना का प्राण तत्व होता है, फिर चाहे वह उपन्यास हो या कहानी, फिर कविता हो या नाटक। कहानी में शीर्षक का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, अर्थात शीर्षक या नामकरण किसी भी रचना का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। इसका महत्व कई दृष्टियों से होता है। शीर्षक कहानी का दर्पण भी माना जाता है। कहानी अच्छी है या बुरी, यह बहुत कुछ शीर्षक से ही पता चल जाता है। सच पूछा जाए तो शीर्षक कहानी का विशेष महत्वपूर्ण तत्व होता है। अतः साहित्यकार के लिए किसी भी रचना का सृजन चाहे जितना ही सरल या आसान क्यों न हो, परंतु उपयुक्त शीर्षक का चयन करना निश्चित रूप से एक कठिन कार्य है। दरअसल शीर्षक या नामकरण एक ऐसा तत्व होता है जो किसी भी रचना के संपूर्ण कलेवर को अपने लघु आकार में समेटे रहता है। वस्तुतः यह गागर में सागर की तरह होता है। शीर्षक संक्षिप्त होकर भी विस्तृतता के पर्याय होता है। किसी रचना के लिए उपयुक्त शीर्षक खोजना किसी भी रचनाकार के लिए एक दुष्कर कार्य होता है। उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करते समय यह विचार करना पड़ता है कि आखिर यह शीर्षक रचना का रूप, गुण और उद्देश्य का
सच्चा सूचक है या नहीं। अतः किसी भी रचना के शीर्षक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह बिल्कुल घिसा पिटा न हो तथा संपूर्ण कथानक का प्रतिनिधित्व करता हो। कथानक और शीर्षक के बीच एक गहरा संबंध हो। शीर्षक का संक्षिप्त, प्रतीकात्मक, मौलिक, आकर्षक, कौतूहलवर्धक तथा नवीन होना अत्यंत आवश्यक होता है। किसी भी रचना का नामकरण निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर किया जाता है। जैसे नायक के नाम के आधार पर, जैसे शेखर एक जीवनी, अनामदास का पोथा, चेतना आदि। नायिका के नाम के आधार पर, जैसे रेखा, सुनीता, निर्मला, दिव्या आदि। स्थान के आधार पर, जैसे मुर्दों का टीला, डाक बंगला, सती मैया का चौरा आदि। प्रमुख घटना या समस्या के आधार पर, जैसे रंगभूमि, अपने अपने अजनबी, अंधेरे बंद कमरे आदि। प्रतीकात्मकता के आधार पर, जैसे सारा आकाश। आइए अब मैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद कृत मंत्र कहानी के शीर्षक के औचित्य पर अपने विचार आपके समक्ष प्रकट करता हूं। अब हमें यह देखना है कि मुंशी प्रेमचंद कृत मंत्र कहानी का शीर्षक या नामकरण आखिर कहां तक सही है और मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी का शीर्षक या नामकरण मंत्र आखिर क्यों रखा है। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद कृत मंत्र कहानी का शीर्षक या नामकरण। मुंशी प्रेमचंद हिंदी जगत के प्रथम मौलिक उपन्यासकार तथा युग प्रवर्तक साहित्यकार हैं। सच पूछा जाए तो मुंशी प्रेमचंद केवल आधुनिक हिंदी साहित्य के ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य के एक महान कथाकार हैं। इन्हें कलम का सिपाही या जादूगर भी कहा जाता है। इन्होंने विशेषकर कथा साहित्य को जीवन का मुख्य अंग मानकर अपनी रचनाओं के माध्यम से मानव जीवन से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं को बड़े सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। इनके उपन्यासों और कहानियों में सामाजिक तथा राष्ट्रीय चेतना भरी हुई है। कथा साहित्य की इन्हीं विशेषताओं के कारण विद्वानों ने इन्हें उपन्यास सम्राट तथा कहानी सम्राट के नाम से भी विभूषित किया है। मंत्र इनकी एक श्रेष्ठ, सुंदर एवं बहुचर्चित कहानी है। यह कहानी इनकी प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी है। दरअसल यह कहानी इनकी एक अत्यंत ही साफ सुथरी तथा सरल भाषा में लिखी हुई एक सामाजिक कहानी है। पूस की रात, कफन, बूढ़ी काकी, नमक का दारोगा आदि कहानियों के समान ही इस कहानी की हिंदी साहित्य में काफी लोकप्रियता एवं प्रसिद्धि रही है। यह कहानी पाठक के हृदय में एक अमिट छाप छोड़ जाती है। इस
कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह बतलाने का प्रयास किया है कि मानव मात्र की महत्ता मात्र मानव सेवा में है। सच्ची मानवता के दर्शन संपन्नता की अपेक्षा विपन्नता में होते हैं। पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता संस्कृति में ग्राम और नगर में तथा स्वार्थ और सेवा में बहुत अंतर है। आज का युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। वर्तमान समय में भी जड़ी बूटी और मंत्र की शक्ति का बहुत महत्व है। कई बार बीमारी का इलाज जहां अंग्रेजी दवाइयां नहीं कर पाती है, वहीं मंत्र शक्ति के द्वारा रोग का इलाज हो जाता है। शीर्षक या नामकरण की दृष्टि से मंत्र एक श्रेष्ठ, सुंदर एवं सफल घटना प्रधान कहानी है। मंत्र शीर्षक एक कौतूहलवर्धक शीर्षक है। यह एक श्रेष्ठ घटना प्रधान कहानी है। मंत्र शब्द सुनते ही हमारे मन में कई तरह के प्रश्न उठने लगते हैं, जैसे इस कहानी में किस प्रकार के मंत्र की चर्चा की गई है, कौन किस पर मंत्र का प्रयोग करता है तथा वह मंत्र का प्रयोग उस व्यक्ति पर आखिर क्यों करता है, क्या इस मंत्र के प्रयोग से किसी को लाभ प्राप्त होता है, आदि आदि। परंतु जब हम इस कहानी का गहन अध्ययन करते हैं तो हमें सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाते हैं। इस कहानी में दो प्रमुख पात्र हैं, डॉक्टर चड्ढा और बूढ़ा भगत। दोनों ही इस कहानी के दो प्रमुख सशक्त पात्र हैं। डॉक्टर चड्ढा किसी एक शहर के जाने माने यशस्वी डॉक्टर हैं। एक दिन गांव का रहने वाला बूढ़ा भगत अपने एकमात्र मरणासन्न बीमार बेटे को इलाज करवाने के लिए उनके पास लेकर आता है, परंतु डॉक्टर चड्ढा बूढ़ा भगत के बीमार पुत्र को केवल इसलिए देखने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वह समय उनके खेलने का समय था और कल सवेरे आना कहकर लौटा देते हैं। बूढ़ा भगत निराश होकर लौट जाता है। दुर्भाग्यवश उसी रात बूढ़ा भगत का बेटा मर जाता है। बीस साल के बाद यह कहानी एक नई मोड़ लेती है। डॉक्टर चड्ढा अपने बेटे कैलाशनाथ की 20वीं सालगिरह को बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहे थे। कैलाशनाथ को सांपों के पालने का बड़ा शौक होने के कारण अपनी प्रेमिका मृणालिनी तथा लोगों के आग्रह पर सांपों का खेल दिखला रहा था। संयोगवश सांपों का खेल दिखलाते समय तथा सांपों के दांत तोड़ने को लेकर उठी लोगों की शंका का समाधान करते समय एक जहरीला सांप कैलाशनाथ की उंगली पर काट लेता है और टप 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 खून वहां से टपकने लगता है। सांप काटने की बात सुनते ही सभी लोग पार्टी छोड़कर जमा हो जाते हैं। जड़ी पीस कर लगाई जाती है। डॉक्टर चड्ढा भी दौड़कर आते हैं। कुछ देर के बाद कैलाशनाथ जमीन पर गिर पड़ता है। मौत के सारे लक्षण धीरे धीरे दिखलाई देने लगते हैं। डॉक्टर चड्ढा तथा उनकी पत्नी और मृणालिनी फूट फूट कर रोने लगती है। डॉक्टर चड्ढा अपने बेटे को जीवित कर देने वाले को इनाम देने तक की घोषणा भी कर देते हैं।
कई लोग कैलाशनाथ को बचाने के लिए आते भी हैं, परंतु चाहकर भी वे कुछ नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे खुशी का वातावरण दुख में परिवर्तित हो जाता है। डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट लिया है, यह समाचार शहर में जंगल में आग लगने के समान फैल जाती है। धीरे धीरे यह समाचार शहर से कई मील दूर एक गांव में अपनी पत्नी के साथ रहने वाले उसी बूढ़े भगत को मिलता है, जो कभी अपने अंतिम मरणासन बेटे के इलाज के लिए डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। बूढ़ा भगत एक अत्यंत ही निर्धन और शिक्षित तथा सरल हृदय का व्यक्ति था। वह मंत्र तथा जड़ी बूटियों की सहायता से सांप काटे का इलाज जानता था। वह इस मंत्र शक्ति को ईश्वर का वरदान मानता था। वह निःशुल्क लोगों की भलाई किया करता था, उसे जीवन दान देता था। बूढ़े भगत में कर्तव्य पालन और निस्वार्थ सेवा की भावना इस प्रकार प्रबल थी कि वह किसी भी मौसम में, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर मात्र सूचना पाते ही पहुंच जाता था और इलाज कर उसे नया जीवन देता था। बूढ़ा भगत को जैसे ही यह समाचार मिला कि डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट लिया है, तो उसके हृदय में प्रतिहिंसा की भावना जन्म ले लेती है। बूढ़ा भगत अपने एकमात्र पुत्र की मृत्यु का बदला लेना चाहता है। बेटे के खोने का गम आखिर कैसा होता है, बड़े लोग आखिर किस प्रकार रोते हैं, यह वह जाकर देखना चाहता है। परंतु 80 वर्ष की अवस्था में बूढ़ा भगत के जीवन का यह पहला अवसर था जब वह ऐसा समाचार पाकर भी घर में चुपचाप बैठा हुआ था। जाएं या नहीं जाएं, इसी कसमकस में वह पड़ा हुआ था। परंतु उसकी अंतरात्मा उसे इस बात की गवाही नहीं देती है कि वह चुपचाप इस प्रकार घर में बैठा हुआ रहे। अंततः वह बूढ़ी पत्नी के लाख मना करने पर भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। चेतना उसे रोकती है, पर उपचेतना उसे अपने कर्तव्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अंततः भावना और कर्तव्य के बीच संघर्ष होता है, जिसमें कर्तव्य की जीत होती है। अंततः बूढ़ा भगत कैलाशनाथ को नया जीवन दान देने के लिए सब कुछ भूलकर चला जाता है और अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा डॉक्टर चड्ढा के मृत प्राय पुत्र को जीवित कर देता है। कैलाशनाथ को नया जीवन मिलते ही बूढ़ा भगत भरी भीड़ में से ऐसे गायब हो जाता है मानो वह यहां आया ही न हो। प्रातः काल होने पर डॉक्टर चड्ढा बूढ़ा भगत को पहचान लेता है। तब उसे बूढ़ा भगत पर अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार पर बहुत पश्चाताप होता है। वह उससे क्षमा मांगता है। डॉक्टर चड्ढा को यह बात समझ में आ जाती है कि बूढ़ा भगत के सामने वह कितना तुच्छ और छोटा आदमी है और बूढ़ा भगत उसके सामने कितना महान व्यक्ति है। इस प्रकार यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अतः इस कहानी का प्रमुख पात्र डॉक्टर चड्ढा यदि पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, तो कहानी का दूसरा प्रमुख पात्र यानी नायक बूढ़ा भगत
पूर्वी सभ्यता संस्कृति से अनुप्राणित मानव मूल्यों की साकार प्रतिमा है। डॉक्टर चड्ढा में यदि मानव मूल्यों का अभाव है तो बूढ़ा भगत में मानव प्रेम, परोपकार, दया, क्षमा, सहानुभूति और सबसे बड़ा प्रबल कर्तव्य निष्ठा और सेवा की भावना है। मंत्र कहानी का प्रधान पात्र या नायक बूढ़ा भगत अपने कर्तव्य को धर्म मानता है। उसमें स्वार्थ की भावना बिल्कुल नहीं है, अपितु कर्तव्य की भावना है। वह मंत्र तथा जड़ी बूटियों की सहायता से सांप काटे का इलाज करता है। वह इस मंत्र शक्ति को ईश्वर का वरदान मानता है। वह निःशुल्क लोगों की भलाई करता है। वह अपने मंत्र सिद्धि के द्वारा लोगों को जीवन दान देता है। बूढ़ा भगत मानवता का कल्याण करने के लिए कभी विमुख नहीं होता है। परंतु कहानी का दूसरा पात्र यानी डॉक्टर चड्ढा ऐश्वर्य संपन्न होने पर भी स्वार्थ में लिप्त रहने वाला व्यक्ति है। वह अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में पूर्णतः सफल नहीं होता है। डॉक्टर चड्ढा अपने कर्तव्य को धर्म से नहीं बल्कि स्वार्थ से जोड़ता है। उसमें मानवीय गुणों का प्रचुर अभाव है। वह एक हृदयहीन व्यक्ति है। पैसे के पीछे निरंतर दौड़ने के कारण मानवीय धर्म को लगभग भूल चुका है। पैसा ही उसके जीवन के लिए सब कुछ है। वह एक स्वार्थी व्यक्ति है। वास्तव में निर्धन होने पर भी सच्ची मानवता के दर्शन भगत में ही होता है। पूरी कहानी में बूढ़ा भगत और उसकी मंत्र सिद्धि छाया हुआ रहता है। वह पाठकों के मन पर एक मर्मस्पर्शी छाप छोड़ जाता है। वह अपनी मंत्र सिद्धि के द्वारा सभी को नतमस्तक कर देता है। वह अंततः अपने हृदय में पुत्र के प्रति प्रतिशोध की भावना को भूलकर तथा ईर्ष्या भाव को भूलकर डॉक्टर चड्ढा के पुत्र की रक्षा करता है। उसे सांप काटे के जहर से बचाता है। वह सिद्ध कर देता है कि मंत्र में वही शक्ति है जो अंग्रेजी दवाइयों में है। आज का युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। वर्तमान समय में भी जड़ी बूटी और मंत्र की शक्ति को वह लोगों को बतलाता है। यह भी सच है कि कभी कभी बीमारी का इलाज दवाइयों में नहीं होता है, उसका इलाज मंत्र शक्ति के द्वारा हो जाता है। बूढ़ा भगत अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा डॉक्टर चड्ढा के पुत्र को जीवन दान देकर भीड़ में से इस प्रकार गायब हो जाता है मानो वह यहां कभी आया ही न हो। बूढ़ा भगत के आते ही कैलाशनाथ को नया जीवन मिल जाता है अथवा यह कोई दैवी चमत्कार था। उसे न तो दूसरों द्वारा दी गई बधाइयों की आवश्यकता थी, न ही उसे धन दौलत की लालसा थी। वह न ही नाम यश कमाने की अभिलाषा रखता था। वह तो केवल अपना कर्म करना जानता था। वह तो केवल अपने कर्तव्य को निभाना जानता था। वह तो केवल ईश्वर द्वारा दी गई शक्ति को जन कल्याण के लिए लगाना चाहता था। ऐसे कितने ही देवता स्वरूप मनुष्य दूरस्थ गांव में अनजाने अपहचाने अलौकिक शक्ति संपन्न होते हैं और लोगों की सेवा दिन रात करते रहते हैं, लोगों को जीवन दान देते रहते हैं। पर ऐसे लोगों की प्रतिभाएं अनभिज्ञ ही रह जाती है। वह लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती है।
इसका एकमात्र कारण आज की पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति एवं स्वार्थ लिप्सा से प्रभावित लोगों की मानसिकता है। अतः कहा जा सकता है कि प्रस्तुत कहानी पूरी तरह से मंत्र के अलौकिक चमत्कार से रंगी हुई है। मंत्र शक्ति की ही प्रमुखता पूरी कहानी में रही है। इस दृष्टिकोण से यह कहानी एक सुंदर एवं श्रेष्ठ कहानी है। मंत्र शक्ति की ही प्रमुखता पूरी कहानी में दृष्टिगोचर होती है, जिससे मृत प्राणी जीवित हो उठता है। अतः यह शीर्षक प्रत्येक दृष्टिकोण से उचित एवं सार्थक दिखलाई पड़ता है। यह कहानी एक घटना प्रधान कहानी है, जिसमें मंत्र की शक्ति को उजागर किया गया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि आपको इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही बेहतर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, जिससे आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।